राधे राधे। मैं प्रियंका त्रिपाठी एसएसटी की क्लास में आप सभी क्लास 7th के स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। इस क्लास में हम हिस्ट्री का लेसन 4 तुगलक काल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में की। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में भारत का या कह सकते हैं दिल्ली का सुल्तान बना। उसने अपने शासनकाल में कई योजनाएं शुरू की, जिनका वर्णन इब्न बतूता, जो कि एक अफ्रीकी यात्री था और मोरक्को से आया था, उसने अपनी पुस्तक रेहला में किया हुआ है। इब्न बतूता भारत 1333 ईस्वी के आसपास आया था। सुल्तान ने उसे यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया और उसके बाद 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजदूत के रूप में चीन भेजा। और इतना ही नहीं, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में तुगलक के समय की कई घटनाओं का वर्णन किया है। उसने अपनी किताब में लिखा है कि विदेशी व्यापारियों का आवागमन कैसा था, डाक चौकी की स्थापना के बारे में और शासक गुप्तचर व्यवस्था के बारे में भी उसने इस पुस्तक में वर्णन किया हुआ है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो योजनाएं शुरू की थी वो कौन कौन सी थी। लेकिन योजना तो उसने शुरू कर दी, लागू की, बनाई भी, लेकिन वो उन्हें ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, लागू नहीं कर पाया। शायद परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी या उसे सही से उन्हें लागू करना नहीं आया। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए जो भी योजनाएं चलाई, और ताकि सोचा तो उसने यही था कि आर्थिक सुधार हो, मेरा राज्य प्रगति करे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सभी उसकी योजनाएं विफल हो गई। तो इन्हीं योजनाओं को आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि। दोआब का मतलब था उस समय जो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था वो बहुत ही उपजाऊ और उर्वरक क्षेत्र था। तो उसने सोचा कि यहाँ पर कर बढ़ा दिया जाए ताकि राज्य को लाभ हो, और उसने केवल कर के साथ साथ कुछ और भी तरह के भूमि कर के साथ साथ कुछ अलग अलग तरह के टैक्स थे, वो भी उसने लगा दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश जब उसने ये टैक्स लगाया तो वहाँ पर अकाल पड़ गया, और जो सुल्तान के अधिकारी थे उन्होंने सुल्तान के डर से उसे इस बात को बताया ही नहीं। तो जो खेती थी वो अकाल की वजह से बर्बाद हो गई थी। जनता ने विद्रोह कर दिया और कर देने से मना कर दिया। और जब बाद में सुल्तान को इन सब चीज़ों का पता चला तो उसने जनता की मदद के लिए आर्थिक सुविधा भी पहुंचाई और ऋण की भी व्यवस्था की, लेकिन ये सब करते भर में बहुत लेट हो गया उसे। तो उसकी ये योजना कह सकते हैं कि विफल हो गई। यानी जो उसने कर बढ़ाया था लाभ के लिए, कहीं ना कहीं वो कर जो था, जो लाभ के लिए बढ़ाया गया कर था, वो किसानों के लिए उसका दुश्मन बन गया था। तो इस योजना को उसने वापस ले लिया। इसके बाद उसने एक और योजना बनाई कि राजधानी परिवर्तित की जाए। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का सुल्तान था और उसका साम्राज्य, आपकी स्क्रीन पर मैप दिख रहा है, मैप में देखिए पूरा येलो कलर का जो एरिया है वो उसका साम्राज्य है, और मैप में ये रहा दिल्ली, दिख रहा है दिल्ली, हाँ, तो ये दिल्ली है। और उसने अपनी राजधानी बनाया देवगिरी को। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को लगता था कि दिल्ली से दक्षिण के क्षेत्र यानी यहाँ तक के क्षेत्र पर राज्य करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने सोचा कि दक्षिण के इन राज्यों को कुशल प्रशासन दिया जाए और एक दूसरी राजधानी बनाई जाए। अब उसने राजधानी तो बना दी। राजधानी बनाने के बाद वहाँ पर जाने का विचार भी बना लिया कि अब हमें यहाँ से वहाँ जाना चाहिए। तो ये उसकी तीसरी योजना थी कि दिल्ली से दौलताबाद के लिए हमें जाना चाहिए।
अब उसने देवगिरी को दौलताबाद के नाम से अपनी राजधानी बनाया। वो दक्षिण भारत को जोड़कर एक सी प्रशासनिक व्यवस्था रखना चाहता था, यानी जो चीजें दिल्ली में हैं यानी उत्तर भारत में है वही दक्षिण में भी हो। तो उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा और दिल्ली से दौलताबाद जाने की तैयारी कर ली। अब दिल्ली से दौलताबाद जाने के लिए उसके सारे उसके अधिकारी, उसके नौकर चाकर सब गए दिल्ली, और रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि रास्ता लंबा था। आज की तरह तब ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो लंबे रास्ते में कोई असुविधा ना हो, इसलिए उसने सारी सुविधाएं भी की। लेकिन फिर भी दौलताबाद जो भारत के दक्षिणी इलाके में है, दिल्ली से उसकी जो जलवायु वो बिल्कुल अगेंस्ट है, विपरीत है, अपोजिट ही है। तो लोगों को दिल्ली में जो उत्तर भारत में रह चुके व्यक्ति, उसे दक्षिण भारत की जलवायु में रहने में मज़ा नहीं आएगा, उन्हें पसंद नहीं आए, तो वो वहाँ से वापस आना चाहते थे। दक्षिण का रहन सहन वो भी उत्तर से अलग था, वेशभूषा, मौसम। उत्तर भारत में सर्दियाँ भी होती हैं, गर्मियाँ भी होती हैं, लेकिन दक्षिण भारत में जो है पूरा टाइम गर्मी ही रहती है। तो उत्तर भारत के जो भी उसके सैनिक थे, उसके अधिकारी थे, उन्हें वो वहाँ की जलवायु पसंद नहीं आई, और फिर लगभग 2 साल रहने के बाद वो सब लोग वहाँ से वापस दिल्ली आ गए। तो उसे भी इसका एक कारण और था कि सुल्तान को ये भी महसूस हुआ कि जैसे दिल्ली से दक्षिण तक नियंत्रण रखना कठिन है, क्योंकि भारत में जो उस समय आने का जो मुख्य मार्ग था वो यही एरिया था। इस एरिया से भारत में विदेशी शासक आया करते थे, तो अगर वो यहाँ रहता था तो यहाँ से विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों का सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाता था। इसलिए फिर उसने क्या किया कि वापस से दिल्ली आने का निर्णय ले लिया। इस तरह सुल्तान की ये योजना भी असफल हो गई। तो सुल्तान ने बनाया तो सही ये योजनाएं, सभी सही सोच के कुछ अच्छा करने के चक्कर में, लेकिन शायद परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं रही और ये सारी योजनाएं असफल हो गई। इसके बाद उसने एक योजना और चलाई, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। जिस समय उसने मुद्राओं का प्रचलन की योजना शुरू की, उस समय दुनिया में चांदी के उत्पादन में बहुत कमी आ गई थी, और उस समय चांदी के सिक्कों का प्रचलन था। तो सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाए, जिसमें पीता, तांबा ये सभी मिले हुए थे, और जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। लेकिन उन सिक्कों पर कोई भी राजकीय मोहर या शासकीय राज चिन्ह नहीं था। तो लोगों ने क्या किया, नकली सिक्के, जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया, और थोड़े दिन में पूरे राज्य में इतने सारे सिक्के हो गए कि पूछो नहीं। तो विदेशी व्यापारियों ने उन सिक्कों को लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर में इसे बनाना शुरू कर दिया उसने। तो वो विदेशी व्यापारी केवल चांदी के सिक्के लेते थे। राजा से अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो आम जनता से तो इससे क्या हुआ, भारत की जो चांदी थी, दिल्ली सल्तनत की जो चांदी थी, वो काफ़ी मात्रा में बाहर जाने लगी। तो सुल्तान ने इस चोरी को, इस धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी वो सांकेतिक मुद्रा जो थी, जो मिश्रित धातु के सिक्के थे, उन्हें बंद कर दिया और वापस से चांदी के सिक्के चलाए। लेकिन चांदी के सिक्के विदेशों के जाने के कारण राजकोष पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो ये उसकी कुछ योजनाएं थी जो किसी न किसी कारण से असफल रही। अब सुल्तान के जीवन का जो अंतिम काल था, यानी शासन के जो अंतिम वर्ष थे, उसमें राज्य में आंतरिक अशांति से भी परेशान रहा। राज्य में जगह जगह, यानी उसकी इन्हीं योजनाओं के कारण जो राज्य के उसके अधिकारी थे, जनता थी, वो उसका विद्रोह करने लगी। और अलग अलग भागों में, जैसे दक्षिण के भागों में विद्रोह हुआ, जिससे 2 नए राज्यों का उदय हुआ, विजयनगर और बहमनी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की नींव रखी, और अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में बहमन राज्य की स्थापना की, और पूर्व में बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोहों को ही शांत करने में लगा रहा।
और एक जगह से उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब, पूरब से पश्चिम भागता रहा। सिंध में विद्रोह के समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार पड़ गया और 1351 में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक से उसकी जनता को छुटकारा मिला और जनता से उसको छुटकारा मिला। इन्हीं सब कारणों से उसे स्वप्नशील, पागल और रक्तपिपासु बादशाह भी कहा गया। अब बेचारा, सोचा तो उसने लोगों के अच्छे के लिए था, लेकिन हो सब उल्टा गया। खैर, ये थी मोहम्मद बिन तुगलक की बात, और उसकी मृत्यु हुई थी 23 मार्च 1351 को। ठीक, उसकी मृत्यु के बाद 1351 में उसका पुत्र फिरोज शाह तुगलक, उसका राज्याभिषेक हुआ और वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिरोज शाह तुगलक और उसकी विभिन्न योजनाओं के बारे में। उसने प्रजाहित के लिए कौन कौन से कार्य किए और कैसे उसने प्रजा को संतुष्ट किया, ये हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। राधे राधे।